नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। आमतौर पर इस बीमारी की चपेट में बच्चे और युवा ज़्यादा आते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं। ये दौरे अक्सर मामूली होते हैं, लेकिन कई बार ये गंभीर रूप भी ले लेते हैं। इस बीमारी को दवाइयों की मदद से काफ़ी हद तक कंट्रोल तो किया जा सकता है। मिर्गी के दौरे कभी कभी दिन में कई बार भी आ सकते हैं या साल में कुछ ही बार। इस दौरान व्यक्ति गिर जाता है या चोटिल हो सकता है, खासकर जब वो गाड़ी चला रहा हो या तैराकी कर रहा हो, तो ये उसके लिए खतरे से खाली नहीं होता है। मिर्गी के बड़े संकट को देखते हुए एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ दुनिया भर के दिग्गज शोधकर्ता एक साथ आए। बीमारियों पर विस्तृत रिसर्च के बाद कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। कई देशों के शोधकर्ता मिर्गी की भयावहता को परखा। भारत पर बड़ा संकट। 94 लाख लोग मिर्गी से पीड़ित। सेकेंडरी मिर्गी की ज्यादा दर। चोट बीमारी संक्रमण बनी जड़। लेसेंट जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार मिर्गी की भयावहता। दुनिया भर में 5.71 करोड़ लोग मिर्गी की बीमारी से पीड़ित हैं, यानी कुल आबादी का 0.7% लोग मिर्गी के मरीज हैं। भारत में अनुमानित लगभग 94 लाख लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों समेत कई देशों के शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में 1990 से 2021 के बीच के ग्लोबल बर्डन डिजीज के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस शोध को लेसेंट जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में मिर्गी के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 46.9% मामलों में मिर्गी के मरीजों को इसके कारण स्पष्ट नहीं होते, जिससे इसके उपचार में चुनौतियां बनी रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 94 लाख लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जो वैश्विक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में प्रति लाख 672 लोग मिर्गी से प्रभावित होते हैं। भारत में सेकेंडरी मिर्गी के मामलों की दर अधिक है, जो किसी अन्य बीमारी, संक्रमण या सिर की चोट के कारण उत्पन्न होती है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि पिछले एक दशक में इंडोनेशिया में मिर्गी के मामले सबसे तेजी से बढ़े हैं, जबकि रूस में इसके मामलों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर उपचार, जीवन शैली में सुधार और सही दवा प्रबंधन से मिर्गी को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में मिर्गी को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इस रिपोर्ट के जरिए नीति निर्माताओं को मिर्गी के प्रभाव को समझने और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन को तैयार करने में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की न्यूरोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी समेत दुनिया के कई चिकित्सा विशेषज्ञों ने योगदान दिया। रिपोर्ट का उद्देश्य मिर्गी से जुड़ी स्वास्थ्य नीतियों को मजबूत करना और इसके इलाज की बेहतर रणनीतियां विकसित करना है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में आपने जाना कि मिर्गी एक भयानक चुनौती के रूप में मेडिकल साइंस में सामने आई है। अभी भी बीमारी कुछ हद तक लाइलाज है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर DR राय, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं IMA, और डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, यानी कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी जिसे लाइलाज ही समझा जाता है और बहुत चुनौतीपूर्ण ये बीमारी है। पैकेज में भी हम सब ने देखा, रिपोर्ट में भी। डॉक्टर DR राय, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले ज़रा कारणों की अगर हम बात करें, क्या क्या कारण है जिससे इस बीमारी को समझा जा सकता है या एहतियात बरती जा सकती है? मिर्गी क्यों होती है? कि आपने अपने सबसे पहले बताया कि मिर्गी के 46.5
परसेंट लोगों के अंदर मिर्गी के कोई कारण का पता नहीं होता। लेकिन मैं अगर उससे शुरू से बात करूं तो मिर्गी या तो जेनेटली यानी पैदा होते ही लोगों को हो सकती है उस वक्त, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। दूसरी की बर्थ के टाइम के ऊपर अगर बच्चे को डिलीवरी के टाइम के बच्चे को एस्फिक्सिया या किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाए उसके अंदर हो जाती है। तीसरा कि कभी व्यक्ति कभी मेनिंजाइटिस वगैरह यानी कि दिमाग की बीमारी से कभी पीड़ित हुआ हो उसको अंदर हो सकती है। चौथा है उसके अंदर कोई ना कोई कभी कभी ब्रेन इंजरीज के अंदर, हेड इंजरीज के अंदर ये हो सकती है। या और जो कारण आ जाता है कि उसके अंदर कोई ट्यूमर हो ब्रेन के अंदर या किसी प्रकार की बीमारी हो। तो ये मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से कि ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो ये उसी वक्त देखा जाता है कि भाई मिर्गी का कारण क्या हुआ। तो कारण तो ये है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही अपने ग्राफ में कि ये अभी 46% को तो पता भी नहीं है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट उपचार भी नहीं हो सकता। और मिर्गी को आज की तारीख में हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं लेकिन ट्रीट नहीं कर पा रहे। बहुत शोध चल रहे हैं अभी, जो अभी आपने ग्राफिक दिखाया तो पूरा शोध हमारे पास भी जब आएगा हम पता लगाएंगे कि क्या और डेवलपमेंट आया। लेकिन जो आज तक का है कि सर्जरी के साथ या मेडिसिन के साथ इनको सीजर यानी कि जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली उसका कोई क्योर नहीं है। बिल्कुल, तो यानी कि परमानेंटली कोई क्योर नहीं है और यही एक बड़ी चिंता की बात है। जाहिर है इस पे लगातार शोध हो रहा है कि क्या इसका परमानेंट इलाज हो सकता है। क्योंकि अगर हम मिर्गी की बात करते हैं, कब दौरा आएगा, क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, ये बड़ा संभल के कदम मुझे लगता है उस पेशेंट को रखना होगा। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश, जैसा कि डॉक्टर DR राय ने बताया कि कुछ न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत हो या दिमाग में कोई दिक्कत हो उस वजह से भी ये बीमारी पनप सकती है। क्या माँ के गर्भ से भी ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं? यूजुअली नॉट। श्रद्धा, पहले तो आपके चैनल को बधाई। ये एक पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम है मिर्गी। मिर्गी का नाम सुनते ही हमें मालूम क्या याद आता है कि सड़क पे कोई आदमी गिरा पड़ा है, उसको लोग जूता सुंघा रहे हैं, कोई उसके मुंह में चम्मच डाल रहा है वगैरह वगैरह। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। मिर्गी, जिसको कि इंग्लिश में हम एपिलेप्सी भी कहते हैं और साइंटिफिकली मेडिकली इसको हम सीजर्स कहते हैं। सीजर्स का मतलब दौरे की बीमारी। ये होता क्या है, हमारे दिमाग एक तरह से मान के चलिए कि हजारों बल्ब हैं, जो बल्बों में कनेक्शंस हैं जिनको कि हम न्यूरॉन्स कहते हैं। कोई भी बल्ब, अगर बल्ब हमारे दिमाग का सुपीरियरली एक्शन करना शुरू कर दे, एकदम जलना बुझना शुरू हो जाए, तो एपिलेप्सी हो जाएगी। कहने को तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और मोस्टली केसेस मैं समझता हूं अगर प्रॉपर रजीम ली जाए तो यूजुअली इट इज सेड कि 3 to 5 इयर्स के अंदर अंदर पेशेंट एपिलेप्सी या मिर्गी फ्री हो सकता है। दिक्कत कहां आती है? पहली दिक्कत आती है कि हमारा देश में क्वैक्स बहुत हैं। हमें अभी तक याद है कि लोग अपने न्यूरोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को छोड़ के, भाई तू कहाँ इलाज करवा रहा है, तो फलाना आदमी है, एक ऋषिकेश में कोई गुप्ता डॉक्टर होते थे, वो यही काम करते थे, गलत देते थे। तो आर एम एस की लोगों को कहा जाए भाई ये बीमारी है, ये कोई माता का प्रकोप नहीं है, ये कोई भूत नहीं है, इसमें कोई झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई अवैध या कोई क्वैक का ट्रीटमेंट नहीं करना, प्रॉपर ड्रग्स लो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोग दवाई जल्दी छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब 1 साल से नहीं आया था, मैंने छोड़ दिया। नो, यू हैव टू बी इन टच विद योर डॉक्टर। बकायदा दिमाग का सीटी स्कैन या MRI हो, बकायदा जैसे दिल का ECG होता है, दिमाग का बराबर EEG हो। मैं समझता हूं अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए तो अप टू 80 to 90 to 95% पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। बहुत कम केसेस में शायद सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम। लेकिन अगर इफ ओनली हम लोगों को, आम जनता को ये मैसेज समझा सकें कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, फुल डोजेस लो और प्लस समथिंग कॉल्ड एक लाइफ की हाइजीन बरती जाए, जो चीजें एपिलेप्सी को बढ़ावा देती हैं। मैं लेट रात जागता रहता हूं, मैं ज्यादा सो गया, मैं कम सो गया, जो आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो दौरे को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके
बिल्कुल, तो बहुत चीज़ों का इस पर ख़्याल, और जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि लोग तंत्र से, जादू टोने से इसको जोड़कर देखते हैं, किस तरीके से दौरे आ रहे हैं। अब मैंने खुद अपने आसपास कई लोगों को देखा और फिर लोगों को ये कहते सुना है कि इस पर किसी ने कुछ कर दिया है, यानी जादू टोना कर दिया है। हम लोग अक्सर उससे जोड़कर लोग देखते हैं। इससे तो पहले निकलना होगा कि हम उसको तंत्र और जादू टोने से ना जोड़ें। डॉक्टर डी.आर. राय, अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है तो पहले तो उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कभी भी दौरा आ जाए तो उसका खान पान और लाइफस्टाइल किस तरीके का होना चाहिए, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके प्रति उसको एहतियात बरतनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो घर वालों को, माँ बाप को या उसके भाई बहन को, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाई को या बहन को किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको कभी भी इकल्ला ना छोड़ा जाए। अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसको गाड़ी चलाने ना दी जाए। गाड़ी में जाए, अगर ऑफिस भी जा रहा है तो ड्राइवर गाड़ी को चलाए, वो खुद गाड़ी न चलाए। क्योंकि कई वक्त ऐसा देखा गया है, गाड़ी चलाते चलाते अगर व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ गया, वो अपने होश हवास में नहीं होता, वो इधर उधर किसी को भी गाड़ी की उससे मार सकता है। वो बहुत जरूरी है। और घर वालों को भी हम ये कहते हैं, हमेशा एज ए डॉक्टर हम कहते हैं कि आप अपने इस बच्चे को अकेला मत छोड़िए, हमेशा इसके साथ कोई ना कोई रहे। पता नहीं इसको कहाँ पर मिर्गी का दौरा पड़ जाए, कोई संभालने वाला नहीं होगा तो क्या होगा। और दूसरी चीज है कि कई जगह हमने इस प्रकार से देखा है, कुछ चीजें इसको एग्जेगरेट करती हैं। अगर घर वाले ये समझ जाते हैं कि बिल्कुल ठीक बेटा था, उसने ये काम किया, इसका दौरा पड़ गया, कि ये बड़े रेयर केसेस के अंदर है, तो उससे ऊपर सचेत रहना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही जरूरी हैं कि पेरेंट्स को आगे समझाने के लिए, ताकि उसका वो ध्यान रख सकें। और दूसरी बात जो हम उनके खास तौर आपने जो कहा, एहतियात, जब भी मिर्गी का दौरा पड़े तो कुछ लोग जो इस प्रकार की भावना देते हैं कि किसी ऊपर की हवा का प्रकोप है, ये किसी ने कुछ कर दिया है, इस प्रकार की, जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, कोई ऐसी चीज नहीं होती है। ये एक बीमारी है, ये हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन सेल के अंदर न्यूरॉन्स है, जिसकी कंडक्शन सेल टू सेल, जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तभी जलती है। जैसे ही वो करंट बीच में से इंटरप्ट हो गया तो आपके सेंसेशन नहीं जा रही और आपको उसी वक्त गलत तरह के दौरे पड़ने लग जाते हैं, जिनको आप नहीं चाहते हैं। तो उसके अंदर हम हमेशा उनसे यही कहते हैं कि कभी भी आप इसको जूते वूते मत सुंघाइए, इसके मुंह में चम्मच का, कि एक क्या होता है कि जब भी दौरा पड़ता है तो आदमी, वो पेशेंट अपने दांतों को बुरी तरह बीच लेता है। तो कुछ लोग उसके अंदर मुंह उंगली डालने की कोशिश करते हैं, कुछ चम्मच डालते हैं, तो चम्मच वगैरह डालने से उसके दांत टूट सकते हैं। और अगर हाथ डालेंगे तो आपके हाथ भी कट सकता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि मोटा सा रुमाल बना लीजिए और दांतों के बीच में लगा दीजिए। उसका दो कारण होंगे, एक तो वो अपनी जबान नहीं काटेगा कभी भी, क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। हम कहें कि तूने ऐसा क्यों किया, नहीं कह सकते, उसको तो दौरा पड़ा, उसके बाद जो हो रहा है। और आप देखिए इस प्रकार के दौरों के अंदर जब आते हैं, कईयों को तो दिन में एक बार आया, कईयों को दिन में 3-4 बार आता है, और कईयों को और भी फ्रिक्वेंट आता है। लेकिन अगर उनसे पूछे तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, अच्छा मुझे दौरा पड़ गया था। क्योंकि दौरे के बाद पेशेंट कई बार थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो कहता है मेरे को उस दौरे के बीच की चीजें वो बिल्कुल उसको याद भी नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी जो आपने पूछी है कि एहतियात, तो सबसे बड़ी एहतियात परिवार की है। परिवार उसको इस प्रकार से लालन पोषण करे। बहुत अलर्ट रहने की भी जरूरत है, मुझे बहुत जरूरी है, बहुत अलर्ट। और ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी परिवार को, क्योंकि साथ में है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या क्या करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर नरेश, अब सवाल मेरा आपसे, क्योंकि खान पान की मैं बात कर रही हूँ, किस तरीके का खाना या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जिसको अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, कोई इसका पेशेंट है तो? देखिए श्रद्धा, मैं आपको आम दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि परिवार वालों का पेशेंट के प्रति सहानुभूति रखना, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा पेशेंट परिवार वालों को उसके प्रति सपोर्टिव होना चाहिए और समाज को भी सपोर्टिव होना चाहिए। हर पेशेंट के कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगर फैक्टर्स मतलब जब कभी शोर बहुत मचता है तो दौरा आने का डर आ गया, कहीं मरीज ज्यादा सो लिया, कहीं लंबा नहीं सो पाया, एक लॉन्ग आवर्स काम करता रहा, इन चीजों ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। जहां तक आपने बार बार पूछा कि स्पेशल खान पीन है, तो आई वुड से नो स्पेशल खान पीन, बट एक बैलेंस डाइट, पेशेंट का प्रॉपर हाइड्रेशन। बैलेंस डाइट में पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स,
सब पर्याप्त मात्रा में मिले। आप जानती हैं कि हमारे देश में अपार्ट फ्रॉम मिडिल क्लास ऐसी हमारी एक सोशियो इकोनॉमिक पुअर क्लास है जिनको तो खाना मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो ना मिला। तो इन लोगों को मैं इतना ही कहता हूं कि अपने घर का खाना खाओ, बाहर का जंक फूड मत खाओ। जब हम बात कर रहे थे, एपिलेप्सी प्राइमरी भी होती है जिसका कॉज ही नहीं मालूम, कोई कॉज नहीं है। सेकेंडरी एपिलेप्सी में एक बहुत कॉमन कॉज है जिसको कि हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, जिसको आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं दिमाग में कीड़ा आ गया है। कीड़ा आ गया, वो किससे आता है? जो लोग पॉक खाते हैं यानी कि सुअर का मांस खाते हैं, तो उसमें ये पर्टिकुलर कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, हमें अक्सर लोग आते हैं जब हम क्लिनिक पे बैठते हैं, पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मैं ये लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक था, 16 17 18 साल का है, एकदम दौरा पड़ गया, क्या हो गया? तो हमें सबसे पहले पेशेंट को बहुत ही सहानुभूति समझाना होता है कि कोई पहले नहीं आ गई, ये प्रॉपर डिसीज है जिसके पहले रेगुलर ब्लड चेकअप्स करवाते हुए, उसका एनीमिया वगैरह देखते हुए, फिर उसका एक ईईजी करवाया जाता है, फिर उसका डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का इधर एक्सरे स्कल या सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, बहुत ही इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो प्रॉपर डोज में ली जाए। कभी मैंने अक्सर लोगों को देखा है, क्योंकि रजीम जो चलती है वो कही जाती है कि आखिरी दौरे के 3 साल तक बाद तक दवाई लेनी है। लोग बाग किसी ना किसी वजह से, ये कारण है वो कारण है, हमने सोचा ठीक तो हो गया, दवाई क्यों खाएं? तो फुल प्रॉपर कोर्स भी डन, जिसमें बकायदा न्यूरोलॉजिस्ट को या अपने फिजिशियन को दिखाते हुए अगर आप प्रॉपर कोर्स ले रहे हैं, तो मैंने अपने डॉक्टरी कार्यकाल में ऑलमोस्ट 90% तक लोगों को ठीक होते हुए देखा है, एक्सेप्ट कोई रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जो होती है, वो केसेस में क्या होता है, एपिलेप्सी की दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं हैं, एक प्रॉपर फॉलोअप किया जाए तो मैं नहीं समझता कि एपिलेप्सी को हम ये तो नहीं कहेंगे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि कोर्स जो है उसे कंप्लीट करना है। जो आपको कोर्स डॉक्टर ने बताया है उन दवाइयों को बीच में नहीं छोड़ना है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बीमारी के लिए जब डॉक्टर्स दवाई देते हैं तो कहते हैं ये कंप्लीट कोर्स है, और अगर उस कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो जाहिर है फिर दिक्कत आती है, और दिक्कत और उभर कर आती है। डॉक्टर डी आर राय, जैसे कि अभी सुअर के मांस की बात भी सर ने बोली, डॉक्टर नरेश ने, तो क्या नॉनवेज वगैरह से परहेज़ ऐसे लोगों को रखना चाहिए? पहली चीज़। दूसरा ये कि जो इस पर तमाम शोध हो रहे हैं और तमाम तरीके के शोध से क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि इस बीमारी को क्योर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या कुछ ऐसा जिससे ये बीमारी पहले ही इसके लिए प्रिकॉशनरी कुछ ऐसा हो जिससे ये बीमारी पनपे ही ना? देखिए, सर्वप्रथम तो जो बात आ रही है कि अगर वो जेनेटिकली है तो उसके अंदर आप और मैं कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तो हेरिडिटरी चली आ रही है। सेकंड चीज होती है कि बर्थ के टाइम के ऊपर बहुत ही प्रिकॉशन देने की बात है। बच्चा, कई बार क्या होता है डिलीवरी के अंदर कोई ऐसी गलती हो जाती है कि बच्चे को ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं मिल पाती। तभी अगर आपने देखा हो डिलीवरी के टाइम के पहले, सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चा कितनी देर में रोया। अगर वो बहुत देर के बाद रोता है तो वो भी बहुत गलत है। बच्चे को हम लोग उसकी पीठ के ऊपर थप 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 करके उसको रुलाते हैं। उसका कारण यह है कि उसकी सांसें चालू हो जाए, तो ऑक्सीजन उसको पूरी मिल जाए। अगर उसकी ऑक्सीजन की मात्रा उसके ब्रेन को नहीं पहुंची तो ब्रेन को कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, तो जो आने वाले टाइम के अंदर उसको दुख दे जाता है। सेकंड चीज आ जाती है कि जब कोई जैसे इंजरी हो गई, किसी को हेड इंजरी हो गई, उसको उसने बड़ा लाइटली लिया, उसको कुछ उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो अपने डॉक्टर से सारी चीजें उसको फॉलोअप करते रहिए कि अगर वो डॉक्टर कहता है कि आपको ये दवाइयाँ खाने की जरूरत है, तो ये मत सोचिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काहे को दवाई खाऊं। गलत है, क्योंकि हेड इंजरी के अंदर हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि हेड इंजरी हुई, आदमी बिल्कुल चंगा भला अपनी गाड़ी चला के घर चला जाता है, कहता है कुछ भी नहीं हुआ, तो यार लगी सर पे चोट, लेकिन 24 घंटे के बाद पता लगता है वो बेहोश हो गया, और उसके बाद होश में आने उसको कई दिन भी लग जाते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसके लिए क्या कोमा में जाने के भी चांसेस हो सकते हैं? अगर कोई ऐसे हेड इंजरी के केसेस के अंदर हुए हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप प्रिकॉशन नहीं दे, वो चला जाए और उसके अंदर एक्सग्रेट होती रहे तो कोई भरोसा थोड़ी है, तो चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मेनिंजाइटिस केसेस, जब उनको दिमागी बुखार हो जाता है कभी, तो दिमागी बुखार के अंदर भी डैमेज हो जाती है, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो बाद में हमको दिक्कत आती हैं। तो इस प्रकार की प्रिकॉशंस है, डॉक्टर की सलाह से आप हमेशा अपने बच्चे का
फॉलो अप करते रहिए, जो डॉक्टर सलाह देता है उसको फॉलो कीजिए। दूसरा, ये मत सोचिए कि ये तो हीन भावना ना अपने आप पर लाइए, ना बच्चों में आने दीजिए, क्योंकि हमारे परिवारों के अंदर ये देखा गया है, बेचारा 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 हाँ। कह कह के वो आदमी अंदर से कमजोर हो जाता है। वो समझता है कि सोसाइटी में सब लोग जा रहे हैं किसी शादी ब्याह में, वो नहीं जाता, कहता नहीं इसको वहां पे दोहराना पड़ जाए। अरे भाई, दूसरी बात है, बीमारी है, बीमारी, इसमें क्या बात है? तो उसको नॉर्मल लाइफ जीने का हक दो, उसको एनकरेज करो, तो वो चीजें। और अगर रेगुलर दवाई खाता रहेगा तो उसको दौरे नहीं पड़ेंगे और आने वाले वक्त के अंदर वो बिना दौरों के भी अपनी जिंदगी काटेगा। बिल्कुल, यानी कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी। डॉक्टर नरेश, हेल्दी एनवायरनमेंट आसपास, चलिए फैमिली तो कई बार समझ ही जाती है कि ये दिक्कत है, फैमिली की सिंपैथी भी होती है क्योंकि एक रिश्ता है, लेकिन उसके आसपास मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आसपास ऐसे होने ज़रूरी हैं जो आपको उतना ही हेल्दी फील करवाएं और ऐसा महसूस करवाएं जिससे जो शख्स है जिसको ये दिक्कत है वो थोड़ा सा उसके प्रति इतना ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित ना हो जाए। श्रद्धा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, समाज को ऐसे पेशेंट के प्रति कोई दया की जरूरत नहीं है, बट एक सोशल सपोर्ट की जरूरत है। इस सोशल जो स्टिग्मा है ना, कि उसको बैनिश कर दिया गया, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस दुनिया के पहले कहीं ऊंचे ऊंचे साइंटिस्ट, इवन थॉमस अल्वा एडिसन, वो एपिलेप्सी के मरीज थे। अब सोच के देखिए, अगर वो अपने परिवार वाले उनको बैन कर देते, तो ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता, हाँ। तो आजकल हम कई चीजों से वंचित रह जाते। बिल्कुल। सो एम इज टू एनकरेज दीज पीपल एंड सपोर्ट दीज पीपल टू लिव देयर लाइफ as normally as they can live with proper medical treatment। ये नहीं कि उसको बैन ही कर दिया, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो बेकार, नथिंग डूइंग। तो आपको एक, तो मैंने एक नाम लिया, बिल्कुल। there are thousands of names in the history of mankind where many top performers were epileptics। बिल्कुल। अब आप सोच के देखिए, उन एपिलेप्टिक को अगर हम बिल्कुल कोई सपोर्ट ना देते तो हम आज कई चीजों से वंचित रह जाते। सो वी एज ए सोसाइटी वुड सपोर्ट देम, हम उन पे दया ना करें, उनको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट दें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और उनको सपोर्ट करें। That's what the aim of this program is। बिल्कुल, एक हेल्दी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है, और ये सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं, ये समाज, आपके कलीग्स, आप ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, कंपनीज जो हैं, वहाँ सबको ज़रूरत है। मतलब समाज को भी एक्सेप्ट करना होगा और उस हिसाब से चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही अच्छी जानकारी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था जिस पर हमने आज चर्चा की है। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।